बेसिकली ये इंसल्टिंग बातें हैं, इस तरह होता नहीं है। मुझे अगर कोई कहे कि मेरे घर का खर्चा मुझे नहीं बारे करता। जो जहांगीर तरीन साहब ने भी जो उनका बयान भी सामने आया उसमें ये तो उन्होंने नहीं कहा कि पैसा नहीं दिया जाए। वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। आपके गेस्ट आते हैं, उनको आपने चाय पिलानी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इस वक्त तमाम ही सियासी हलकों में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है। वफाकी वज़रा की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मसखरा और झूठा कहने के बाद अब हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हतक इज़्ज़त का केस दायर करने का फैसला भी कर लिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक आम आदमी की तो बात ही क्या, वज़ीर आज़म की इज़्ज़त भी महफूज नहीं है। इजहार राय से मुताल्लिक मुल्क में कोई कानून है और ना ही उस पर कोई अमल दरामद है। क्या कहना था उनका, ज़रा सुनिएगा। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी को भी मलाइन करना कोई मसला ही नहीं रह गया और उसकी बड़ी वजह ये है कि अदालतों के अंदर जो डेफेमेशन के केसेस हैं, इनफरादी शख्सियात के इज़्ज़त नफ्स से मुतल्लिक केसेस हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अगर कोई मीडिया के असूल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आम आदमी के लिए क्या रह लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं प्रोविंशियल, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी स्पेशल डिवीजन बेंचेस कायम करें जो कि इन मुकदमात की को सुने और पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर आए। तो फवाद चौधरी ने हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करने का तो ऐलान कर दिया। अब जस्टिस वजीउद्दीन ने सच बोला या झूठ, ये ज़ाहिर अदालत में जाने के बाद ही इसका फैसला हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए हुकूमती वज़रा की जानिब से जो कुछ कहा गया, क्या फिर वो हतक के इज़्ज़त के ज़ुमरे में नहीं आता और क्या वज़रा के कहे गए अल्फाज से किसी की इज़्ज़त मजरूह नहीं हुई? माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई थी और हुकूमत में आने के बाद भी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर कई वज़रा के इस तरह के बयानात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने उस वक्त की हुकूमत और आज की अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं पर कई इल्ज़ामात लगाए, बगैर सबूत के लगाए। बहुत सारे केसेस अभी अदालतों में, उनके अभी तक फैसले नहीं हुए, लेकिन हुकूमत की जानिब से बहुत सारे लोगों को बगैर किसी सबूत के करप्ट कहा जाता है। तो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अभी भी अपने बयान पर कायम है। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैंने इमरान खान के हवाले से कहा वो सच है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन MQM के दफ्तर वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने मजीद ये कहा कि मुझ पर हतक इज़्ज़त का मुकदमा कराएं, अदालतें खुली हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि मेरी बात से फवाद चौधरी के हुकूक की पामाली हुई है या इमरान खान की। अगर किसी के हुकूक पामाल तो वो खुद मुकदमा दायर करे। साथ ही जब जहांगीर तरीन की इस हवाले से तरदीद आ गई, उस पर भी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया कि उन्होंने कहा कि अगर वो ये ना करते तो फिर क्या करते। उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान के जहांगीर तरीन से ताल्लुकात अभी भी ख़राब नहीं हैं और चीनी स्कैंडल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन को हुआ है। क्या कहा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने, ये भी सुनिएगा। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं और रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है कि अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की? अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है और खुसूसन क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करना है तो FIR कौन कटवाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई वारदात हुई है वो, या राह चलता आदमी कोई? तो अगर मुकदमा दाखिल करना है फबेहा, जिसके भी हकूक पामाल हुए हैं उसको हक है
वो ज़रूर मुकदमा दाखिल करे। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक। तो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने दोपहर में की थी आपने सुनी, और अभी इस गुफ्तगू के दौरान ही हमने उन्हें फ़ोन भी किया ताकि उनका मज़ीद तफसील के साथ मौक़िफ़ सामने आ सके, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ हैं और अभी इस वक्त बात नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कुछ देर बाद फिर उनसे रब्ता करें और वो आएँ और अपना मौक़िफ़ भी तफसील के साथ बयान करें। बहरहाल जिस वक्त वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर है उनकी ये गुफ्तगू वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, ख़ुद बराह रास्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ थी, और उसी वक्त उनके बिल्कुल दाएँ तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे जो कि हुकूमत के एक बड़े इत्तेहादी हैं, और उन्होंने इस पूरी गुफ्तगू पर कहीं कोई एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब कि हुकूमत के इत्तेहादियों के भी बहरहाल कई तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत पर मौजूद हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौर बलोच साहब नून लीग से मौजूद हैं। तो चीमा साहब, ये जंग आपके अपने पुराने लोगों के दरमियान और मौजूदा लोगों के दरमियान शुरू हो गई। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने साथियों में से थे, रहनुमाओं में से थे। उनका एक बयान आया, उस बयान को आप हद से ज़्यादा आप लोगों ने संजीदा ले लिया, और जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो बड़ी गैर संजीदा थी। उनको आपने मस्खरा कहा, आपसे मुराद आपके पार्टी के अरकान ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया गया, क्या मुनासिब थी उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मतलब मुझे नफ्सियात दान तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये मुझे समझ आती है कि पहचान कि क्राइसिस का शिकार हैं ये आपके जस्टिस वजीउद्दीन, कि उन्हें इस उम्र में एक इस तरह का झूठी बात या अजीब सा इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत पेश आई। देखें, ये मैं बहुत फ़ैन नहीं हूँ तरीन साहब का, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट आप कह लें कि ये स्टेटस नहीं है उनका कि वो किसी का घर चलाएं। मतलब पार्टी में को सपोर्ट करना, पार्टी को स्पॉन्सर करना, वो अक्सर रहनुमा करते हैं, मैं भी करता हूँ, बाकी लोग भी करते हैं। तरीन साहब ने ज़्यादा किया है PTI को, लेकिन आप कह लें कि वो एक और बात है, पार्टी मलकियत होती है। किसी का घर बेसिकली ये स्टेटस किसी बड़े रहनुमा का नहीं होता, ना किसी को वारा खाता है, ये बात है। ये इसमें इंसल्ट का पहलू है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का जो घर है, इमरान खान साहब का घर जो है, जहाँ जो 300 कनाल जगह है, वहाँ घर प्रैक्टिकली आपने देखा होगा 1.5 कनाल में बना हुआ है। 4 बेडरूम हैं, एक ड्राइंग रूम नवा चीज़ है, और एक एक्सरसाइज का कमरा है, जिम है, ठीक है। पीछे कोई 7 कनाल का प्लाट है, और एक छोटा सा कोई 5 मरले का एक पूल है। उस घर को, और बाकी उनका किचन शिचन जो है वो तो बहुत ही सादगी वाली बात है। वो 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा उस घर पे पैसे नहीं खर्च होते। मतलब उस घर को प्रॉपर मेंटेन करना, उसकी बिजली का बिल देना, उसके जो नौकर हैं 2 हैं या 1 है, उनकी तनख्वाह देना, फिर वहाँ पे जो यू कैन से एक्सरसाइज का कमरा, उस घर की ज़रूरत 3 लाख से ज़्यादा हो नहीं सकती किसी भी तरह, पूरी तरह डिटेल से मैंने देखा हुआ है, और वो रहन सहन भी ज़्यादा देखा हुआ है। तो अगर आपको मौका मिले तो चूंकि जो ओवरऑल खर्चे होते हैं वो तो घर के बाहर से भी होते हैं ना, वो जो आना जाना, फिर खान साहब जिस तरह सफ़र करते हैं गाड़ियों के काफिले के साथ, और बड़ी लेविश किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो जब वज़ीर आज़म नहीं भी थे तब भी वो इसी तरह की गाड़ियों में सफ़र करते थे। तो वो शायद ओवरऑल खर्चे की बात कर रहे हो जस्टिस वजी साहब। गाड़ियों में लोगों की गाड़ियों भी लोगों की होती हैं। जहांगीर तरीन साहब अकेले नहीं हैं, गाड़ियाँ भी लोगों की होती हैं, पेट्रोल भी लोगों का होता है, ड्राइवर भी लोगों के होते हैं, जहाज़ भी लोगों के होते हैं। ये सारी बातें पार्टी की होती हैं, लोगों की होती हैं, वर्कर्स की होती हैं। और हम भी जब हल्के में जाते हैं, ये बलोच साहब भी जाते हैं, तो इनके साथ भी गाड़ियाँ होती हैं। इनके साथ थोड़ी होती हैं, मेरे साथ थोड़ी होती हैं, लेकिन आप कह लें कि इमरान खान के साथ ज़्यादा होती हैं। उनकी लिविंग बड़ी सादा सी है। इमरान खान आप कह लें कि 2-3 लाख से ज़्यादा उनका टोटल खर्चा नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि उनके घर के अंदर पहले 3 कमरे बने थे, अब 6 या 7 कमरे हैं टोटल, जो पार्टी सेक्रेटेरिएट बना। उस पार्टी सेक्रेटेरिएट को पार्टी चलाती है डेफिनेटली। उसको इमरान खान साहब की इतनी आमदन नहीं है कि उसको चला सकें, उसको पार्टी चलाती है। उसमें डेफिनेटली डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कंट्रीब्यूशन हो सकती है। हो सकता है कि अलीम खान साहब की क्या नाम है इनकी, तरीन साहब की ज़्यादा हो, किसी और की कम हो, वो हो सकता है, लेकिन उसका भी खर्चा इतना नहीं है। वो भी मतलब 10-12 लाख में चल जाता है। वो जो है ना पार्टी सेक्रेटेरिएट जो कुछ वहाँ वो जो एक बड़ा सादा सा हेलीकॉप्टर वो करता था, जिस जो 55 रुपये फ़ी किलोमीटर जिसमें खान साहब सफ़र किया करते थे, फवाद चौधरी साहब ने ये फिगर बताई थी, उसका खर्चा भी पार्टी उठाती थी। देखें, ये जो है ना, आप कह लें कि तरीन साहब का जहाज़ जो है, बाज़ औक़ात तरीन साहब चार्ज नहीं करते थे, बाज़ औक़ात पार्टी को चार्ज होता था। अच्छा। अगर उनकी अपनी भी कोई इंटरेस्ट है किसी इलाके में जाने में, तो शायद बाज़ औक़ात वो चार्ज नहीं होता था। बाकी जहाज़ जो है उस पर आर चार्ज रेंट प्लेन होता था, और पार्टी जी डेफिनेटली चार्ज होता।
जी रेंट प्लान था, जी रेंट प्लान था, मोस्ट ऑफ द टाइम रेंट प्लान था और उसको चार्ज होता था, पार्टी उसके पैसे देती थी। चीमा साहब, अब ये इन्होंने 2015 में छोड़ा और लेकिन उस वक्त बड़े सीनियर रहनुमा में शामिल थे। अच्छा, लेकिन एक मिनट सुनना, एक मिनट सुनना। जी आप कंप्लीट करें। अच्छा, कंप्लीट। मैं कहता हूं सीनियर है, मैं जस्ट एक जो शुरू जहां से बात की थी मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि मैंने एक बार जस्टिस क्या नाम है एडमिरल जावेद इकबाल साहब के साथ एक प्रोग्राम किया और फिर जस्टिस वजीउद्दीन साहब के साथ भी एक दिन बैठा था। तो मैंने मतलब जस्टिस क्या नाम है जो एडमिरल जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि जो आपका इमरान खान है ये मेरे पाँव चाटा करता था। अच्छा, अब मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कि आपकी 84 साल उम्र है, आपकी वाइफ जिंदा है या नहीं जिंदा, मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। लेकिन अगर जिंदा हुई तो आपके 2 वोट हैं, अगर वो जिंदा नहीं है तो आपका 1 वोट है। तो जिस बंदे का 1 वोट है वो इतनी बड़ी बात, इतनी गैर मुनासिब तरीके से बात करे, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि बंदों को बात मुनासिब तरीके से करनी चाहिए। इमरान खान साहब का सारों को पता है कि वो करप्ट नहीं है। जब नहीं है तो इस बात का मैं नहीं समझता कि जस्टिस वजी को नहीं पता, जस्टिस वजी को भी पता है इस बात का, ठीक है। जिस तरह मुझे पता है कि जस्टिस वजी ईमानदार आदमी है, इसी तरह आप पहले मुझे ये भी पता है, जस्टिस वजी को भी पता है कि इमरान खान उन्होंने कोई ऐसी करप्शन के तो नहीं इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये उस करप्शन में तो नहीं आता, क्योंकि जब तक तो खान साहब ने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था। मैं वापस जरा आपकी तरफ आता हूं, जरा अली गौर बलोच साहब को मौका दें, चूंकि सर ये बात एक मिनट जस्ट ये बात ग्रासली गलत है, ये बात ग्रासली गलत है। अगर थोड़ा बहुत हो ना कि 8-10 लाख की बात करे, 4-5 वहाँ खर्च होता हो तो इस तरह की बात करे और बात है, और फिर एक बंदे के सके वो घर का खर्चा, ये दोनों बातें बड़ी ही इंसल्टिंग है बातें, बेसिकली ये इंसल्टिंग बातें हैं। इस तरह होता नहीं है। मुझे अगर कोई कहे कि मेरे घर का खर्चा मुझे नहीं बारे करता, सच्ची बात है। मुझे कोई पार्टी का हम बचपन में स्टूडेंट आपके आर्गुमेंट से अली गौर बलोच साहब कितने कन्विंस हुए, जरा मैं इनसे पूछूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ेरे लब आपकी बातें सुन के मुस्कुरा भी रहे हैं। अली गौर बलोच साहब, ये देखें कितनी सादा सी बात थी। जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ अगर इस्तेमाल होता था तो उनको किराया दिया जाता था, पार्टी के फंड से पार्टी देती थी, और कभी कभी वो नहीं भी लेते थे। तो इसमें फिर आप लोग इतना एतराज़ जस्टिस वजी साहब की बात, फिर आप लोग भी उनकी बात को उनकी सेकंड कर रहे हैं, और इस तरह के इल्ज़ामात आपकी जमात से भी कभी लगते ही रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब इतना खर्चा करते हैं पार्टी पर, ये वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अहबाब साहब, आपने चीमा साहब को बड़ा तफसीलन गुफ्तगू करने का वक्त दिया है, तो मैं भी ये मतलब है कि हकायक बताने की कुछ जिसारत करूंगा और तवक्को करूंगा कि थोड़ा सा क्या। देखिए, गुजारिश ये है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जो बात की, फिर इससे पहले आपने अकबर एस बाबर साहब ने तो बाकायदा आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में भी गए हुए हैं सबूत लेकर कि किस तरह से जो सादा लो अवाम हैं और जो स्पेशली हमारे जो दोस्त अहबाब आउट ऑफ कंट्री सेटल हैं, कितने उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए उनसे लिए गए, फिर उनको किस तरह से बेदर्दी के साथ जेबों में भरा गया, उस पैसे को लूटा गया और एक ढोंग रचाया गया इस मुल्क पर। जाहिर है पाकिस्तान के 70 साल दौर में लोगों को मतलब है कि एक चकमा दे करके एक तब्दीली आएगी और पाकिस्तान के हालात मजीद बदल जाएंगे। वो तो खैर उस चकमे का तो इख्तिताम आज के जो मतलब है कि वो शब्बर ज़ैदी साहब के बयान पर भी हो गया कि मुल्क जो है वो बैंक करप्सी की तरफ जा नहीं रहा बल्कि जा चुका है। तो वो तो एक अलग बहस है, अब उस बात को ये तस्लीम करें या ना करें। लेकिन जहाँ तक इन लोगों का बयानात है जस्टिस वजीउद्दीन साहब का, ये उन्हीं बयानात उन्हीं हकायक की कड़ी है जो अकबर एस बाबर साहब ने भी केस किया हुआ है इलेक्शन कमीशन में। बात ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब ने भी जो उनका बयान भी सामने आया उसमें ये तो उन्होंने नहीं कहा कि पैसा नहीं दिया गया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो पार्टी फंड में देता था। अब इसका मतलब है कि इमरान खान पार्टी फंड के नाम पर लूटते रहे, पैसा खाते रहे और हर अदालत और पूरी पाकिस्तान की पार्टी फंड का तो एक बाकायदा ऑडिट होता होगा, उस पर तो जाहिर है उसको उस पर चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग होंगे। इतना आसान तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी का चेयरमैन पार्टी फंड को खाता रहे और किसी को कान कान खबर ना हो। और फिर अपोजिशन के भी लोग जाहिर है बड़े मुतारिक होते हैं, वो भी बड़े बाखबर होते हैं, उनको अच्छी तरह चीज़ों का इल्म होता है। देखें, वो तो कैटेगोरिकली जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने घर के मद में कहा है। यही बात है ना कि ये बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है कि मतलब है कि वो जहांगीर तरीन भी एक चाहे कारोबारी हैं, आज उनके तल्लुकात किसी हद तक उनका सिक्योर टाइट किया गया है, लेकिन उनको एनआरओ भी दिया गया है, तो लिहाजा वो खुलकर तो बात नहीं करेंगे। अखलाकी तौर पे तो बंदा मुखालिफ भी हो जाए तो फिर भी ऐसी बात नहीं करता। लेकिन ये हकीकत तो अवाम के सामने आ गई, इमरान खान का चेहरा आ गया। जिस बंदे ने अपना घर 10 लाख में रेगुलराइज करवाया हो, जिस बंदे ने
अरबों रुपए जो उसकी एटीएम मशीनों में गए और जिसका बेनिफिशियरी वो हो, और उसके बाद उसने मतलब है कि एक अपने सेनेटर को, आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जीआईटी किस तरह से बनी, किस तरह से उनको अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और बात पनामा से शुरू हुई थी, और इधर उनकी पार्टी के एक सेनेटर उनको कहा गया अली साहब ये जो बात अब ये चूंकि अपनी बात पर अभी भी कायम है जस्टिस सिराज वजीउद्दीन साहब, अब मामला कर जाता है और उनको अपनी इस बात को साबित करना पड़ता है, तो कानूनी तौर पर फिर उन्हें वो किस तरह से साबित करने के अहल होंगे, इस पर लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि माहिर कानून भी है, ज़रा कानूनी राय भी इस मामले की इनसे जानते हैं। खोसा साहब अब ये जस्टिस सिराज वजीउद्दीन साहब को अगर इस अपनी बात को, अपने इल्ज़ाम को अदालत में साबित करना पड़ा, किस तरह से वो कर सकते हैं? चूंकि इल्ज़ाम तो उन्होंने लगा दिया है, अब साबित कैसे करेंगे? देखें, बड़ा आसान है कि उनकी माशाल्लाह बनी गाला की इतनी बड़ी 300 कनाल पे मुहित एक पूरा इलाका है, एक कनाल को जो है मेंटेन करना बड़ा कार्यदारद, और ये 300 कनाल को जो मेंटेन करना होता है वो किस तरह से करते हैं। अपना सोर्स बताएंगे ना इमरान खान साहब कि उनकी कौन सी इंडस्ट्रीज है, उनकी कौन सी जो है एग्रीकल्चरल जो एम्पायर है, उनका कौन सा जो है ऐसी मुलाजमत है जिसमें से उनको अरबों करोड़ों रुपए उनकी कमाई आती है, या वो कौन सा कारोबार है। कुछ भी नहीं तो करते हैं। अगर वो समझते हैं कि क्रिकेट खेलने से कोई 20, 25, 30 साल पहले क्रिकेट खेली थी और उसमें एक वर्ल्ड कप जीत लिया, और उसमें वो समझते हैं कि उनको जो है बहुत सारी डोनेशंस मिली जिससे उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, और बच्चियों ने अपनी पॉकेट मनी और बच्चों ने अपने पॉकेट मनी और छोटी छोटी अपने चीजें बेच के भी अपनी दी, उनको दी, तो क्या वो कहेंगे कि मैंने वो डोनेशन से जो है ये घर चला रहा हूँ? तो जाहिर है कुछ तो बताएंगे। क्या वो समझते हैं कि कमेंट्री करके जो है क्रिकेट की कमेंट्री करते रहे इस दौरानिये में तो और उनको जो है करोड़ों अरबों रुपए उनको मुयस्सर आए हैं? अरे भाई, बाकी सारों से तो कहते हैं ट्रेल ऑफ मनी बताओ, ट्रेल मनी बताओ, ट्रेल बताओ, उनकी जबान नहीं लड़खड़ाती है कहते तमाम लोगों ने ये क्यों तस्वुर कर लिया कि खान साहब का जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा लेविश होगा और ये उनका जो खर्चा है वो करोड़ों अरबों में ही होगा? वाकई अभी जमशेद इकबाल चीमा साहब भी बता रहे हैं कि बड़ा सादा सा लाइफस्टाइल है उनका, बहुत छोटा सा 4 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल घर है, 1-2 वहाँ पर उनके साथ उनके नौकर हैं, बाकी तो वो पूरा लॉन है। चलें यही कर लें। मैं तो चूंकि खुद एक सियासत में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहा हूँ, मुझे पता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है और कितना पैसा उसके लिए दरकार होता है। मैं खुद अपनी सारी वकालत की वो लगा के अपने इलेक्शंस में जिस तरह से मैं लड़ा हूँ, मुझे पता है करोड़ों रुपया लगता है। ये पॉलिटिकल पार्टी बनाना कोई इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। आपके गेस्ट आते हैं, उनको आपने चाय पिलानी होती है, आपने जो है पार्टी ऑफिसेस बनाने होते हैं, आपने एहलकार रखने होते हैं, उनको एंटरटेन करना होता है, रिसीव करना होता है। फिर 300 कनाल के लिए अगर खान साहब के बारे में तो मशहूर है वो चाय के साथ बिस्किट भी नहीं खिलाते हैं। ना दें, लेकिन वो 301 कनाल पर कोई नौकर, कोई माली, कोई मशीनें, कोई जो है बिजली के बिल, कोई पानी के बिल, कोई गैस के बिल, कोई फर्नीचर की जो है मेंटेनेंस, कोई एयर कंडीशनर्स होंगे, कोई फ्रिजेस होंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। अरे बाबा, 50,000 घर के पैराफर्नीलिया होता है। मुझे बताए तो सही इनकी इनकम क्या है, क्या करते हैं। चलें खोसा साहब, ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाब और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह रिवाइवल किया पंजाब में, उस पर मुझे आना, लेकिन पहले चीमा साहब से जरा आपने जो सवाल उठाएं कि खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम जान लेते हैं जरा। वज़ीर आज़म बनने से पहले क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम था और किस तरह से फिर वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे? चीमा साहब अगर बताना पसंद करें आप। देखें, ये आप कह लें इमरान खान, अगर खोसा साहब को भी यकीनन पता है, बलोच साहब की तो मुझे थोड़ी शायद उम्र थोड़ी हो, खोसा साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, ये जो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा जो ऐड मिलते थे जब क्रिकेट खेलते थे खान साहब, काउंटी भी खेलते थे, बाकी क्रिकेट भी खेलते थे, और जो ऐड सबसे ज़्यादा मतलब उस वक्त थे इनके पास थे। और फिर मुझे ये तो पता है कि एक बार मैं खान साहब को इनवाइट करने गया, तो मेरे पास 2008 कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं, आना था मेरे पास। जी मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आप कह लें, मैं एक बार खान साहब को करने गया, इनवाइट किया मैंने, तो खान साहब ने मेरे से वादा किया कि फ़लाँ डेट को मैं आऊँगा,
अच्छा, उसके बाद उनसे रिग्रेट आ गया। रिग्रेट आया तो खान साहब इंडिया चले गए। ये जो वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने जीता था, हम इंडिया से जो मैच हारे थे, उस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो ये 2008-9 का मेरा जिक्र है। अच्छा, तो उसमें खान साहब वर्ल्ड कप में चले गए, तो मैंने 2011 में आ रहा था, वादा किया था सेमीफाइनल पाकिस्तान 2011 की बात करें जी, 2011 होगा, 2011 में, 2011 की, ठीक है जी। अच्छा, तो उन्हें कहने लगे यार मेरे पास ना पैसे ख़त्म हुए हैं, तो मैंने मुझे कमेंट्री के पैसे मिल रहे थे, तो मैंने वो जाना मुनासिब समझा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा। तो मुझे वहाँ से कोई पता नहीं 2 करोड़ रुपये बताया, कितना बताया कि मुझे इतने पैसे मिले हैं। मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी जो भी है काम करते रहे खान साहब, हमेशा काम करते रहे। दूसरा ये कि खान साहब बरल साहिब जायदाद हैं। खान साहब की ननिहाल की अपने वालिदैन की अच्छी प्रॉपर्टी थी। मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानता हूँ, मेरा चूँकि एग्रीकलचर का काम है, तो वो चलते फिरते पता लग जाता है किसके शहर में किसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो इनकी मतलब ज़री ज़मीनें भी और बाकी भी, ये जो NA 128 में अगर देखें तो धर्मपुरा के पीछे क्या नाम है, ये जो मुगलपुरा के पीछे जो रशीदपुरा एक यूनियन काउंसिल है, फतेहगढ़ के पीछे, ये लालपुर के पास है। ये ज़रा ज़मीन कितनी होगी और इस पर क्या खेती बाड़ी वगैरह क्या उगाते हैं, क्या उस पर काम करते हैं? नहीं, मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना, इधर 2-3 जगह का मुझे पता है। अच्छा। मियाँ चन्नू में थे, मियाँ चन्नू और ये क्या नाम है, बाई फेरू और काला हताई और बकर, ये 4 जगह मुझे लोगों ने बताया। जब मैं इत्फाक से वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ खान साहब की ज़मीन है, ठीक है। अब मुझे ना उस ज़मीन का पता है ना उसकी आमदन का पता है, लेकिन पर जिक्र हुआ कि ये खान साहब की, इमरान खान साहब की ज़मीन है। अच्छा, तो इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा है, और कभी कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, खुद उन्होंने जिक्र नहीं किया। अली गौर बलोच साहब, अब मुतमईन कर दिया आपको चीमा साहब ने तमाम तफसीलात बता के? इसमें अरबाब से एक बात ऐड कर लूं जी जल्दी बलोच साहब, एक फिक्र ऐड कर लूं मैं। अच्छा, इस दूसरा जो बात खोसा साहब ने की है कि 300 कनाल का, देखें 300 कनाल में से मेरे तकरीबन को 3.25 कनाल ऐसी ज़मीन है, या कोई 290 कनाल होगी, जिसके इर्द गिर्द सिर्फ 4 वो एक बाड़ लगी हुई है। बिल्कुल, वो आपने इब्तिदा में बताया, खोसा साहब ने थोड़ा ताखीर से ज्वाइन किया, उस वक्त मौजूद नहीं थे वो, आपने बताया 16 से 20 कनाल टोटल ज़मीन होगी, उसमें 8-10 कनाल में दफ्तर है और 8 कनाल के लगभग घर है। ठीक है, चले जी। और उसमें कवर्ड एरिया कनाल है, कवर्ड एरिया तकरीबन 1 कनाल। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद खमियाजा तो खैर पूरी कौम ही भुगत रही है, जो सूरत उसके बाद की हुई, जिस तरह से सबज बाग दिखाकर वो सियासत में आए लोगों को, और फिर उसके बाद पहले वो मतलब है कि उन्होंने अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को जो है वर्गलाया और इक़्तिदार में आए, और वो भी चोर दरवाजे के ज़रिए। और अब उस इक़्तिदार को जो बचाने के लिए जो है वो भी अब आपको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अवाम के सामने। देखें, बड़ी मज़ाइका खेज बात है। मज़ाइका खेज ये बात है कि इमरान खान की हमशीरा के अकाउंट से करोड़ों और अरबों रुपए का पता चलता है, तो कहा जाता है कि इनका कपड़ों का बिजनेस है। मतलब है कि जिन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं, वो सिलाई मशीनों के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है। इमरान खान साहब का से जब उसके घर का मनी ट्रेल मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे जमाइमा ने ये भेजी थी, उनकी ईमेल्स को जो है वो तस्लीम किया जाता है। मकसद ये है कि इमरान खान साहब कोई चीज जस्टी और जो पार्टी वहां से डॉक्यूमेंट्स, रसीदें भी आई थी। मेरी गुजारिश सुन लेना, रसीदें देखे ना, वो उनके बच्चों की माँ हैं, वो उनकी साबका एहलियां हैं, तो यकीनी तौर पर उनको पता है कि उनके बच्चों की जायदाद है, अगर इमरान खान की है तो वो उसकी तो प्रोटेक्शन तो करेंगे। लेकिन बात यह कि एक झूठ पर मबनी कहानी जो है वो सुनाई गई और फिर उसको तस्लीम किया गया। जब अरबों रुपए की जायदाद जो लोगों की है उसको आपने पता है इस्लामाबाद में उस पर बिल्डोजर चलाए गए, तो 10-12 लाख में इमरान नियाज़ी साहब का घर किस तरह से रेगुलराइज किया गया, खोखरों के घरों को गिरा दिया गया, आपको पता है। चलें, ये अली गौर साहब, ये चलें, और जो उनकी पार्टी के बंदे, और दूसरी बात ये है कि जो उनकी पार्टी के बंदे हैं, वजीउद्दीन साहब, अकबर एस बाबर साहब, उन लोगों ने खान साहब पर इल्जामात लगाए। बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि पार्टी के अंदर से जो उनके कुछ बानी रहनुमाएं और कुछ साबिक रहनुमा, उनकी जानिब से तमाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखने के इन इल्जामात को किस तरह से साबित किया जाता है, मामला अदालत में जाएगा। अली गौर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ जरा, ठीक है। अली गौर साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ पंजाब की सियासत पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शंस में कमबैक कर रही है, वोट्स की तादाद कई हज़ार बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ वोट खरीदने के इल्जामात भी लग रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर लतीफ़ खोसा साहब आपकी तरफ मैं अपना सवाल लेकर आता हूँ। पंजाब में क्या ऐसा खास काम आपने किया? जो वीडियोस आ रही हैं, नून लीग आप पर इल्ज़ामात लगा रही है। कल अता तारड़ साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी ये 2-2 हज़ार रुपये दे रही है, हल्फ ले रही है और फिर ये आप लोगों का वोट बैंक बढ़ रहा है। तो ये वाकई इस तरह से सियासत करेंगे अब आप पंजाब में? देखिए, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तौहीन अवाम उन्नास की नहीं की जा सकती है कि 2-2 हज़ार लेकर वो वोट बेच रहे हैं। ये इनको जरा एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून के दरमियान में अपने जो तजादात हैं और इनकी अपनी जो माशाल्लाह कारकर्दगी है वो ही इतनी जो है अवाम के नजदीक उसकी पजीराई उतनी नहीं है जितनी कंसिस्टेंसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ रही है। कराची में भी हमने इनकी सीट जो है वो भी इनसे छीन ली और क्या कराची में भी अब ये कहेंगे कि वो वहाँ भी 2-2 हज़ार चला है। तो ये अगर मिफ्ता साहब वहाँ हारते हैं तो वो क्या मुस्लिम लीग नवाज की वो सीट नहीं थी जहाँ से वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। तो इसमें जो है ऊंच नीच होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैदा ही पंजाब से हुई थी। भुट्टो साहब पंजाबी से जो है लाहौर से ही जीते हुए थे और इसलिए ये कहना कि उनकी रिवाइवल नहीं हो सकती है, ये देखें पीटीआई को जरा एक रियलाइज करें। हमारा वोट पीटीआई की तरफ जो गया था वो उसको एहसास हो गया है कि पीटीआई के जो नारे थे वो इतने खोखले थे और इतने झूठ बोले। मोहतरम इमरान खान साहब ने करोड़ नौकरी देने के और 50 लाख घर देने के और कशकोल का प्याला तोड़ने के और जो है ये महंगाई खत्म करने के और पता नहीं क्या क्या रुपए को मुस्तनद करने के इतने झूठ बोले। इतने 3 साल में लोगों को खुदकुशियों पर और फाकों पर लेकर आ गए। 2 करोड़ लोग जो है गुर्बत की दहलीज से नीचे चले गए बजाय इसके कि पाकिस्तान ऊपर को आता। तो इसलिए वो हमारा वोट बैंक वापस आ रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन साहब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो नहीं, आपने तो फिर टीएलपी से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से और दीगर जमातों से भी वहाँ पर NA 133 में अपने लिए हिमायत मांगी थी और उनका वोट भी आपको बहरहाल फिर मिला है। तो ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? हमेशा होते हैं जो लोग नहीं इलेक्शंस में। अब पीटीआई जो है, पैट जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है, ताहिर कादरी साहब वो नहीं इलेक्शन, अब वो इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं हिस्सा ले रहे। तो लामहला हमें वोट देना उनका जो है वो बनता है, इसलिए कि हमारे साथ उनकी न सिर्फ हम आंगी है, दोस्ती है, हम नवाई है, बल्कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो चारों सूबों की जंजीर भी थी और एक जो है हमा जहती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 ही सूबों, आपको देखिए कौमी पार्टी ही चाहिए बजाय इसके कि रीजनल या प्रोविंशियल पार्टी आए। खुदारा कौमी पार्टीज बनाइएगा ताकि कौमी तशख्खुस जो है उजागर हो और हमारी कौम जो है एक यकसू होकर जो है कौमियत की तरफ जाए बजाय इसके कि हम रीजनल, प्रोविंशियल या पैरोकियल या लिंग्विस्टिक या हम जो है सेक्टेरियनिज्म में पढ़ के हम जो है पाकिस्तान को कमजोर करें। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चाहत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है आमागीर, उसका एक तशख्खुस जो है वो बिल्कुल लोगों को पसंद है, इसलिए हमारे पास वापस आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्शन तक आप देखिएगा, 1.5 साल बाकी है, आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बाय एंड लार्ज जो है सब पर जो है ये सबकत ले जाए। सही। तो आप कहने के ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अब उनसे नाउमीद हो गए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। चीमा साहब ज़रा मुझे पता बारी आपकी है, लेकिन आपसे पहले मैं ज़रा अली गौर बलोच साहब से इसलिए बात कर लूँ कि अपोजिशन के पहले पॉइंट्स मुकम्मल हो जाएँ, फिर मैं आप चूँकि आप हुकूमत हैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। अली गौर बलोच साहब, अब देखें अगर पैट का वोट, TLP का वोट, MWM का वोट पीपल्स पार्टी को जा रहा है तो ज़ाहिर है उनका वोट बैंक बढ़ेगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ लोग अगर उनको वोट डाल रहे हैं तो फिर ये जो आपका पैसे के जरिए वोट खरीदने का इल्ज़ाम है, फिर इसमें कितनी गहराई बाकी रह जाती है? देखिए, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लाहौर के इलेक्शन के बाद अब जो मतलब है कि खानेवाल का ये जो इलेक्शन है उसमें भी मतलब है कि ये एक्सपोज पीपल्स पार्टी हो गई है वोट खरीदते हुए। और वो अताउल्लाह तारड़ साहब का आपने देखा है। और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये याद करना चाहता हूँ, गुजारिश ये है कि मुझे ये बताएं कि इस वक्त भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, खोसा साहब तो इंतहाई शरीफ आदमी है, हमें उनके जाती तौर पर मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े बासूल आदमी हैं।
लेकिन देखिए जो इस वक्त मुझे बताएं ना कि जो खाने बाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के कितने वोट आ रहे हैं, हालांकि इन्होंने वोट खरीदे भी हैं। अब उधर पीटीआई का कैंडिडेट है, और पीटीआई तो यहाँ की हुक्मरान पार्टी है, और आपको पता है कि वहां से जो मरहूम वफात पा के डहा था वो हमारी पार्टी से ही, मतलब है कि वो क्या कहते हैं, वो फौत हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की। उनको टर्म में तो कुछ और कहा जाता है, लेकिन मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। देखिए गुजारिश ये है कि अब पीटीआई का भी पता चल गया ना कि इस हुक्मरान पार्टी ने क्या मुल्क में डिलीवर किया। क्या आज जो नून लीग को वोट पड़ रहा है इसका, और नून लीग तो हर जगह ऑपोजिशन में बैठी है, नून लीग का तो मैंडेट छीन लिया गया, नून लीग को तो जबरदस्ती ऑपोजिशन में बिठा दिया गया। सूबा पंजाब जिसमें नून लीग स्वीप करती, आज भी पाकिस्तान की एक तृतीय पार्टी नून लीग है, उसका मैंडेट छीन कर एक कठपुतली हुकूमत पंजाब में कायम की गई, एक मरकज में कायम की गई। तो आज उसका नतीजा आपके सामने, मुझे बताएं ना कि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी के कितने वोट हैं, और पीटीआई ने कौन सा वो किला फतह कर लिया उधर से। ये आईना इनको दिया, और इसके बावजूद कि जब हमें कैदोबंद की सोबते भी हैं, जब हमारा वोट चुराया भी जा रहा है, जब हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीग बड़ी तादाद में वोट ले रही है। देखिए मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज सर, मेरी बात मुकम्मल होने दे। गुजारिश है कि इनके वज़रा इलेक्शन कमीशन को गालियां दे लें फिर भी इनको खुली छुट्टी है। इनके वज़रा जो है वो सहाफियों को शादी की तकरीबात में थप्पड़ रिसीव कर दें फिर भी इनको खुली छुट्टी है। ये कोरोना का फंड खा जाए फिर भी इनको खुली छुट्टी है। ये अद्वियात के ऊपर कमीशन खा जाए फिर भी इनको खुली छुट्टी है। ये मतलब है कि आपको पता है कि आटा और चीनी के चोरों को एनआरओ दे दें और अपनी जेबों में पैसा डाल लें फिर भी इनको खुली छुट्टी है। तो मकसद ये है कि ऐसे हालात में भी फिर भी लोग नून लीग को वोट दे रहे हैं, जबकि उनको पता है कि नून लीग इख्तियार में नहीं है, जबकि उनको पता है कि नून लीग आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती की एक जद्दोजहद कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। ठीक है, चलें अली गौर साहब, पॉइंट आपका मुकम्मल हो गया। अब जरा चीमा साहब से अब जरा पंजाब की सियासत पर मुझे जवाब लेने दें। चीमा साहब अब ये देखिए जी मुकम्मल कर लें गौर साहब जल्दी से। सिर्फ दो लफ्ज। आज आपको पता है सकूते ढाका कि हमें नहीं भूलना चाहिए, अब वो भी दिन हमें याद होना चाहिए। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था, वो भी हमारी इन्हीं गलत पॉलिसियों की वजह से वो भी याद है, और एपीएस भी याद है, वो भी बदकिस्मत वाकया आज के दिन हुआ था। बिल्कुल उनको आज मतलब है कि उनके लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता करे। बिल्कुल, आमीन आमीन। आप भी दुआ करते हो और हम भी अभी अपना इस ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट हमें भी अपना उसी पे करना है। जब आप तमाम लोगों से गुफ्तगू तमाम होगी तो उस पर भी हम उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे। तो चीमा साहब, अब ये पीपल्स पार्टी को जो वोट NA 133 में मिला, जाहिर है आप वहाँ नहीं थे, डिस्क्वालीफाई हो गए टेक्निकल बुनियादों पे। अपोजिशन आप पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि अस खुद इंटेंशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्क्वालीफाई आपको करवाया। तो ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रिवाइव होकर आ गई है, ये रिवायत क्यों बदल रही है? आमतौर पर ज़िमनी इलेक्शन तो हुकूमती जमातें जीता करती थी पाकिस्तान में, लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई हम देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग कामयाबी हासिल कर रही है, PDM जिसकी सपोर्ट में होती है वो जमातें जीत रही हैं। आप क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जब खोसा साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि पार्टियों को रीजनल नहीं होना चाहिए, ये नेशनल लेवल पे होना चाहिए। पार्टियां किसी मुल्क की यूनिटी की या किसी मुल्क की आपके लिए सालमियत की निशानी होती हैं, असासा होती हैं किसी पार्टी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अगर नेशनल लेवल पे जाना है तो सबसे पहले पूरे सिंध की पार्टी बने। ये आज भी कराची के हकूक़, वहाँ के बल्दियाती अदारों को हकूक़ देने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बड़े दुखी दिल से कर रहा हूँ कि आपने जब आपका फाइनेंशियल हब जो है पाकिस्तान का कराची है, उस शहर को आपने डुबो दिया इस बात पे कि वहाँ वो महाजरों को वोट देता है, आपको वोट नहीं देता। आप उस शहर के फंड्स लेते हैं, उस शहर के आप कह लें टैक्स लेते हैं वहाँ से, लेकिन आप उस शहर पे एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। ये पहला काम मैं समझता ये करें। उसके बाद वाकई इन्हें निकलना चाहिए, सिर्फ ये अंदरूनी सिंध तक महदूद नहीं होना चाहिए, बाहर निकलें। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है, अभी तक की सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का वोट दो जगह, एक है जगह जिसका अर्बन और सेमी अर्बन, अर्बन और सेमी अर्बन में इनका वोट नहीं है। खोसा साहब को पता है, पिछले साल मैंने NA 127 से इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे इनका 1400 वोट था। बैरिस्टर आमिर ने वोट, इनका बड़ा लीडर है, वो उसने इलेक्शन लड़ा, अलीम खान के मुकाबले में उसको 719 वोट मिले। इनके हर हल्के में वोट हैं 719 से लेकर 1700-1800। ये जो 5900 वोट पिछली बार असलम गिल के आए थे, इस बार ये वोट 2000 से कम थे। 2000 से कम वोट हमारी, अनफॉर्चुनेटली हम जब नहीं लड़ सके तो इन्होंने जिस तरह तकरीबन मैं यूनियन
यूनियन काउंसिल वाइज चूँकि जानता हूँ, वो तकरीबन एक यूनियन काउंसिल पे 5 करोड़ रुपया तकरीबन खर्च हुआ। 20 यूनियन काउंसिल है यहाँ तो पे। चीमा साहब, इसका मतलब आपके लोगों ने पैसे लेकर इनको वोट दे दिए, ये कह रहे हैं आप? सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि जब इतने पैसे से वोट खरीदे तो उसमें नून लीग का 90,000 से वोट कम होके 46,000 वोट हुआ। हमने तो अब्सटेन किया, हमने कहा जी हम इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। फिर इनको पैट ने वोट डाला, फिर इनको अहले तशी ने वोट डाला, क्योंकि ये स्पाई साहबा को सपोर्ट करते हैं, लिहाजा अहले तशी वाले जो है इनसे दुखी हैं। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के वोट, जब हम नहीं थे, पैट ने भी हमारे साथ पैक्ट था उनका, जब हम नहीं आ सके तो फिर उन्होंने गंडापुर साहब ने इजाज़त ली और वोट इनको डाला। सो बेसिकली आप कह रहे हैं इसके बावजूद इनको 7-8 हज़ार वोट जो मिला और 50,000 वोट ने खरीदा, तो उसमें भी फिर भी लोगों ने नहीं डाला। को 22-23 हज़ार खरीदा हुआ वोट मिला इनको, 2-3 हज़ार वोट इनका अपना था, 7-8 हज़ार वोट पैट का और स्पाई साहबा का था। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को, जो पुरानी पार्टी थी एक, इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये जो करप्शन है या जो ये क्रेडिबिलिटी का इशू है, क्रेडिबिलिटी के इशू पे पार्टी कितना गौर करिए जरा। खोसा साहब से जानते हैं, चीमा साहब, खोसा साहब अपने जहां आपने 22-23 हज़ार वोट बकौल चीमा साहब के खरीदा, 12,000 वोट आप और खरीदते और ये इलेक्शन ही जीतते थे। खोसा साहब 50,000 वोट खरीदा खोसा साहब आपने, तो 12,000 और खरीदते आप जीत जाते इलेक्शन। बड़ा 22,000 है। अलीगौर साहब एक सेकंड में आ रहा हूं जरा, खोसा साहब जरा मुकम्मल कर लें अपना, फिर आ रहा हूं इधर। अलीगौर साहब मैं आ रहा हूं जरा। खोसा साहब जी 12,000 और खरीदते तो जीत ही जाते हैं। माशाअल्लाह, जीवा साहब की एनालिसिस सुनते हुए मुझे हैरत भी हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम की इससे ज्यादा तस्दीक नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान का वोटर, पाकिस्तान की अवाम नहीं हो सकती, बिकाऊ है बात और बिकती है। यानी ये जुल्म है, खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। इसमें कुछ उनकी अपनी पार्टी के भी लोग शामिल हैं। इतना जलील ना करें अपनी अवाम को, उनके शऊर को, उनकी गैरत को इस तरह ना ललकारें। पाकिस्तान की आवाम बहुत बागयूर है। जरा जनरल इलेक्शन आए तो पता चल जाएगा किस भाव बिकती है। अगर इनको बल्ले मार के लोगों ने ना भगाया अपना इलेक्शन से, तो आप देख लें कि क्या इनका हाल होगा इलेक्शन। ठीक है, अब आम इंतखाबात में देखेंगे खुद साहब क्या होता है, फिर कौन कितने वोट वाकई खरीदता है नहीं खरीदता, आवाम किसको वोट देती है। जी अलीगौर बलोच साहब आखिरी 20 सेकंड है आपके पास। सर मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खोसा साहब ने भी बात की थी कि कराची से नून लीग की सीट, वो हमारी सीट नहीं थी, वहां से पीटीआई जीती हुई थी। और जब ये इलेक्शन हुआ तो हम रनर अप थे, पीटीआई 6ठे नंबर पर आई है। और दूसरी बात यह कि मैं एक बात को तस्लीम करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी धांधली के जरिए हराया गया और मिफ्ता इस्माइल को भी धांधली के जरिए हराया गया। तो ये मैं खोसा साहब की ठीक है, चलें बहुत बहुत शुक्रिया अलीगौर बलोच साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आप, और फिर ब्रेक के बाद आज चूँकि 16 दिसंबर है, APS का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था, सकूत ढाका भी हुआ था, इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सकूत ढाका को आज 50 बरस बीत गए हैं। मक्कार दुश्मन भारत की मकरू साजिश की भेंट चढ़कर आज के दिन 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ और यूं भाई भाई से जुदा हो गया। माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं, लेकिन ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी भी कराता है। पाकिस्तान की सियासी बेयकीनी की सूरत हाल को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले मक्कार भारत ने 1971 की जंग से बहुत पहले पाकिस्तान को 2 लख्त करने का मंसूबा बना लिया था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए भारत में खुफिया एजेंसी रॉ बनाने के बाद ये साजिश तैयार की गई थी। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ शिद्दत पसंद तंजीम मुक्ति बाहिनी के 2 लाख सरगर्म कारकुन तैयार किए, जिन्होंने पहले से ही पाक फौज के खिलाफ गोरीला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थीं। भारत ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, माशरती और जोग्राफियाई खला को पाकिस्तान तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। मक्कार दुश्मन आज भी उसी डगर पर चल रहा है और बलूचिस्तान से रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी इसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन हर सतह पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है और 16 दिसंबर की तल्ख यादों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि
पेश आने वाले सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को भी 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तानी तारीख का एक दर्दनाक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें 6 दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया और मासूम बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे मासूम तालिब इल्म और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए और स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्कूल का घेराव किया और कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकुश हमला आवरों को तवील ऑपरेशन के बाद मौत के घाट उतार दिया। दहशतगर्दों के हमले में 147 अफराद शहीद हुए, जिनमें 122 तलबा, 22 स्कूल स्टाफ मेंबर्स और 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलव्विस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। इस सानिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक नई रूह फूंकी, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देकर कबायली इलाकों से दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। सानिया APS में अपने प्यारों को याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें शोधा के लवाहिकीन कहकर पुकारा जाता है तो वो फ़ख्र भी महसूस करते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा जहां शोधा आर्मी पब्लिक स्कूल की कुर्बानियों के मरूने मिन्नत है, वहीं आइंदा नस्लों को जहालत के अंधेरों में धकेलने वाले तालीम दुश्मनों के मज़मूम असाइम भी खाक में मिल गए हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक को याद करते हुए ट्वीट किया कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतासरीन की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। तशद्दुद और उसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की अज़खुद नोटिस की समाअत हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बारे में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद और जिम्मेदारों का तयन करने, हुकूमत को मुतासरा वालिदैन की बात सुनने और 4 हफ्तों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के मुताबिक हुकूमत को 10 दिसंबर तक वज़ीर आज़म इमरान खान की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा करवानी थी, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल करने के लिए हुकूमत की जानिब से मज़ीद 3 हफ्तों की मोहलत मांगी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी ने अदालत उज़्मा में 3 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया था कि अहकामात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सानिया APS में शहीद होने वाले तलबा के लवाहिकीन से मिलने और उनके मुतालबात सुनने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमती दरख्वास्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस में हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दे दी है। इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, ज़ाहिर है इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या सानिया APS का, फिर अदालत का अज़खुद नोटिस, वज़ीर आज़म को 10 नवंबर तक उनकी दस्तखत शुदा रिपोर्ट अदालत में जमा होनी थी, लेकिन इसमें भी हुकूमत ने 3 हफ्तों की मोहलत मांगी, जो कि उनको मिल भी गई। जितना ये संजीदा वाक़या, इस पर तो काम बहुत तेज़ी से जनरल साहब होना चाहिए था। आपको उम्मीद थी कि हुकूमत कहीं इसमें भी क्या गैर संजीदा है इस मामले में, इसको लेकर कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गैर संजीदा तो नहीं है, आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, लेकिन ये कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट की है आर्मी पब्लिक स्कूल के जो इफेक्टिव्स हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट वगैरह की है, उनका जो मुतालबात हैं, उनको भी परखना है, क्योंकि वो लगता यूं है कि अब इस किस्से के ऊपर कुछ सियासत होनी शुरू हो चुकी है। अब देखिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या एक इतना तकलीफदेह, इतना अंतोनाक था कि सारा मुल्क उस दिन सोगवार था। उस दिन क्या, हम तो आज दिन तक सोगवार ही रहे, उस पर छोटे छोटे बच्चे गए। लेकिन ये भी जहन में रखा जाए कि उसमें आर्मी के अपने बच्चे भी थे, आर्मी के लोगों के, और ऑफिसर्स की वाइफ थी जो पढ़ाती थी वहां पे, वो भी मारी गई। ये तो उस वाक़े का हुआ, लेकिन इस पाकिस्तान के अपने 86,000 लोग मारे गए। कोई बात नहीं करता उनकी, जिनके कमाने वाले चले गए और बच्चे यतीम अब मारे फिर रहे हैं। कोई उनके बाद जो जिंदा दरगोर हो गए, जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं यहाँ पे यतीमी में। यहाँ एक यतीम खाना खुला है यहाँ पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जिसको चलाने वाले जो है वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये हादसा इसी तरह जो दहशतगर्दी में लोग बच्चे यतीम हुए उन्होंने वहां पे ला के रखे, लेकिन वो 86,000 जो लोग मारे गए उनके सबके बच्चे तो नहीं। फिर कोई जिक्र नहीं करता, उसका सोचता नहीं है कि इसमें 15,000 से ज्यादा फौजी उनके आजाद चले गए। किसी के दोनों पांव चले गए हैं, किसी का पांव और एक बाजू चला गया है, और उनकी जिंदगियां बहाल करना, वो कमाई के काबिल तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगियां बहाल करना वो फौज अपने वसाइल से कर रही है। कोई बाहर से पूछने वाला नहीं है, ना कभी किसी सियासतदान को ख्याल आया
कि यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके देखे कि उन लोगों को कैसे हाल किया जा रहा है, उनके हालात क्या हैं। बात यह है कि हमें पूरे अलमियों को देखना चाहिए। क्या कौम के बाकी बच्चे जो यतीम हो गए हैं वो हमारे नहीं है? वो किसके हैं? उनको देखभाल कौन करेगा? जो चले गए दुनिया से, उनके तो माँ बाप दुख निपटा रहे हैं और उन दुख के साथ हम सब शरीक हैं, खड़े हैं, रोजाना की बुनियाद पे खड़े होते हैं। लेकिन जो यतीमी में मारे गए यहाँ पे, जिनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, उनका कौन जिम्मेदार? बिल्कुल। और जाहिर है इमरान खान साहब तो बार बार रियासत मदीना की भी बात करते हैं। अगर गुज़िश्ता हुकूमत ने अगर उन लोगों का ख्याल नहीं किया, तो चूंकि रियासत मदीना के उसूलों पर खान साहब इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो फिर इस हुकूमत को तो बहुत बढ़ चढ़ कर ये काम करना चाहिए था। ये हुकूमत भी यहाँ पर लैग कर रही है, इसमें भी कमी रह गई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये इस तरफ तवज्जो है ही नहीं। बात यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो फैक्ट्रीज हैं वो बेचारे आ जाते हैं सड़कों पे, वो एहतजाज करते हैं तो सबकी तवज्जो उधर होती है। अब जो यतीम बच्चे हैं वो चूंकि सड़कों पे आगे लेट के एहतजाज नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान में पूछा कोई नहीं उनको। ये अलमिया है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आके एहतजाज करे, ये जरूरी है कि हम इसको एक होलिस्टिक व्यू लें, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। चीज ये है कि 86,000 जो लोग मारे गए हैं, उनके पीछे लोगों को, जो उनके लवाहकीन है, उनके मसाइल क्या है? क्या वो भी सड़कों पे तस्वीरें उठा के आ जाएं, रोना रोएं अपने यतीम बच्चों को सड़कों पे बिठा के, या हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए कि जो अलमिया हो चुका है इस मुल्क के साथ, उसका मदावा हमने सबने मिलकर करना है? तो ये वो चीज है जो कि हुकूमत, मेरा ख्याल है, रिपोर्ट में ये तो जनरल इसका मतलब कि हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमने वो काम तो पूरा कर लिया, लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी था जो जाहिर है कि इस वक्त मंजर से गायब है, और मंजर से गायब है इसलिए लोगों की और हुकूमत की तवज्जो भी इस जानिब नहीं गई, तवज्जो भी नहीं गई, और लोग एहतजाज नहीं कर रहे। उनके देखें सदमे हैं, सब दुख में, उनको वो भी निढाल लोग नजर आते हैं। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनको व्हील चेयरों पे इधर उधर उनके लवाकीन या कोई उनको रेस्टोर करने के लिए मदद कर रहा है। उनको देख के बिल्कुल इंसान अपने आंसू नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी वो जिंदा हैं लेकिन मरने से ज्यादा बुरे हाल में। ठीक, बहुत शहीद हो जाते हैं तो शायद उनके खानदान कुछ जो है वो। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल टाइट अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे कि हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए जो नुकात जनरल साहब ने इस प्रोग्राम में जिनका इजहार किया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।